तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या चीजें आ सकती है। तो इसकी हेडिंग होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ईयर एंडेड पे बनता है ये आपका, ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपका रिसिप्ट है, ये आपका पेमेंट है। डेबिट साइड में रिसिप्ट आती है, यानी डेबिट ऑल, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये इस फॉर्मेट पे आपका चलेगा। तो ये जस्ट लाइक कैश बुक होता है, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। मैं लिख देता हूँ, ये एकदम कैश बुक जैसे होता है। अब कैश बुक जो है वो आप करके आए हैं 11th क्लास में, वही चीज इसके अंदर आपको मिलेगी। इसमें क्या होता है कि आपका जो कैश के ओपनिंग बैलेंस है, कैश और बैंक के जो भी है, वो तो यहाँ आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस। जब ओपनिंग यहाँ है तो क्लोजिंग यहाँ आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कैश के ओपनिंग क्लोजिंग अपन को कहाँ से मिलेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, जो आपके ओपनिंग कैश है ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेंगे, और जो क्लोजिंग कैश है आपका, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट पे मिल जाएगा आपको। अब इसमें क्या है कि रिसिप्ट साइड में हम पहले आइटम्स को देख रहे हैं। रिसिप्ट में एक तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, और इसमें कैपिटल रिसिप्ट भी आती है, यानी दोनों टाइप की रिसिप्ट आपके यहाँ आ रही है। पेमेंट्स की बात भी करें तो रेवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट्स वो भी यहाँ आते हैं। अब आप कहोगे सर कल को बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो भी क्या डेबिट बैलेंस ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपका ओवरड्राफ्ट होगा तो आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ आएगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैश और बैंक दे रखा है या बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, इस हिसाब से ये आपके बैलेंसेज आएंगे। एसेट साइड वाले भी आ सकते हैं, और ये लायबिलिटी से आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी में होता है उस हिसाब से। अब बात ये आती है सर, यहाँ पहला आइटम रेवेन्यू आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, और कैश बुक में ईयर कोई मायने नहीं रखता, यानी वो किसी भी ईयर का हो कैश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी जो है कैश को होती है, कैश होना चाहिए। तो वो चाहे करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों सब्सक्रिप्शन आपके यहाँ आएंगे। क्योंकि यहाँ ईयर तो मैटर ही नहीं है ना, यहाँ तो कैश मैटर है। ईयर कोई कौन से ईयर का मैटर ही नहीं है, कैश प्रायोरिटी वो कैश में होना चाहिए। इसके अलावा कोई एंट्रेंस फी मिली, मान लो उन्होंने एडमिशन फी को रख रखी है, तो एडमिशन फी कोई मिली, वो भी इनकी इनकम है। कोई जनरल डोनेशन मिला, बस केवल डोनेशन लिखा हुआ, अगर डोनेशन फॉर स्पेसिफिक लिखा हुआ है, जैसे डोनेशन फॉर स्पेसिफिक, वो यहाँ है। और रेवेन्यू इनकम जो होती है वो होती है जनरल डोनेशन जो होता है, उसके आगे कोई टास्क नहीं लिखा होता है ना। कोई जनरल ग्रांट्स मिली हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर कोई डिविडेंड मिला है, इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पे आपको कोई रेंट मिल रहा है, आपने कोई शो किया, मान लो स्टेज शो किया, उस पर कोई रिसिप्ट मिल रही है। इसके अलावा एनुअल डिनर जो है वो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उस पर आपको पैसा मिल रहा है। पुराना स्पोर्ट्स मेडल आपने का कोई काम नहीं आ रहा, बेच देते हैं, उससे आपको पैसा मिल रहा है। पुराने न्यूज़पेपर है, उनसे आपको पैसा मिल रहा है। और कोई छोटी मोटी रिसिप्ट है, मान लो स्टेडियम में घास उग गई थी, आपने घास बेच दी, उससे भी आपको पैसा मिल रहा है। ये सब आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जो बार बार नहीं होती, रेगुलर नहीं होती, अपन ये सोचेंगे वो डेली रूटीन की चीजें नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं है, है ना। कोई स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन मिल गया आपको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। लाइफ मेंबरशिप फी किसी भी मेंबर से एक ही बार मिलेगी, किसी पर्सन ने लाइफ मेंबरशिप फी ली, आप एनुअल मेंबरशिप फी ले रहे हो, तो आपका मान लो 1000 रुपये लग रहा है। लाइफ मेंबरशिप में वो आपसे 20,000 रुपये ले लेंगे, और साल भर की लाइफ टाइम की आपको मेंबरशिप दे देंगे। वो कोई लीगेसी, कोई वसीयत के तौर पर आपको कोई पैसा मिल गया हो, या कोई आपने फिक्स एसेट्स, आपने जमीन बेच दी हो, कोई फर्नीचर बेच दिया, उससे कोई पैसा मिला हो। इसके अलावा किसी भी स्पेशल फंड के लिए कोई पैसा मिला हो, टूर्नामेंट कराने के लिए कोई फंड मिल गया हो, प्राइज देने के लिए कोई फंड मिल गया हो, तो कोई भी स्पेशल फंड है वो भी आपका यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो इससे आपको ये पता लगा किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कितने तरीकों से आपका यहाँ पैसा आ सकता है। इनकमिंग है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कितने तरीकों से पैसा आ सकता है, वो सब तरीके अपन ने यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट के देख लिए। अब हम बात करेंगे, रिसिप्ट तो देख ली सर, अब आते हैं पेमेंट्स पर। तो पेमेंट कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो देखो, पेमेंट कोई भी एनपीओ चला रहे हैं तो ऑफिस वगैरह होगा, छोटे मोटे खर्चे वहाँ होते हैं सर, पोस्टेज के खर्चे, कोरियर वगैरह के, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कोई बिल विल या रिसिप्ट बुक वगैरह छपाएंगे उसके पैसे, एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको सैलरी देनी है, कोई किराए की जगह ले रखी है तो उसको रेंट भी देना है, टाइम टू टाइम आप एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हो उसके खर्चे लग जाएंगे, कोई मशीनरी वगैरह उसकी रिपेयर लग सकती है, ऑफिस के भी खर्चे हो सकते हैं,
कोई शो कराया था, जैसे अपन ने शो के कुछ रिसिप्ट दिखाई थी, तो शो के एक्सपेंसेस भी तो होंगे, वो यहाँ दिखाने हैं। कोई इंश्योरेंस वगैरह का रखा, उसके खर्चे हैं। ग्राउंड के मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे लग सकते हैं। मिसलेनियस छोटे मोटे पेमेंट, चाय पानी के खर्चे, मान लो नगर निगम कोई टैक्स ले रहे थे, म्यूनिसिपल टैक्स के खर्चे हैं। वो आपके अकाउंट्स की चेकिंग होती है, तो ऑडिट फी आपको सीए को देनी पड़ेगी। प्राइस फंड का आपने यहाँ देखा, ये प्राइस फंड का आपका पैसा है, तो प्राइस फंड का जब खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्राइजेस बांटोगे, पैसों के भी हो सकते हैं, वो आपके यहाँ पेमेंट्स में आएगा। सेक्रेटरी ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम एक नया वर्ड है। ऑनोरेरियम का मतलब आपका होता है सैलरी, याद कर लो, ये एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम का मतलब होता है सैलरी, सैलरी का कोई पेमेंट किया। एक्चुअली जैसे कोई डॉक्टर आपके यहाँ काम करता है, तो अब डॉक्टर को कोई सैलरी थोड़ा दोगे, डॉक्टर आपका नौकर थोड़ा कहलाएगा, तो उनको सैलरी देने के बजाय उनके लिए वर्ड यूज किया था ऑनोरेरियम। अमेरिकन इंग्लिश में इसको ऑनोरेरियम या इमोल्यूमेंट्स भी एक वर्ड आता है, वो भी कह सकते हैं। इसके अलावा और कोई न्यूज़पेपर अगर आप मंगा रहे हो, उस पर कोई खर्चा हुआ है, वो सब, तो ये सब आपके रेवेन्यू खर्चे हैं, ये होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कैपिटल पेमेंट्स भी होते हैं। कैपिटल पेमेंट्स का मतलब आपने फिक्स एसेट परचेज कर ली, जैसे आपकी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आपकी यहाँ आती है, तो ऐसे ही परचेज ऑफ फिक्स एसेट आपकी यहाँ आएगी। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट खरीदे, आपने कोई बुक्स वगैरह खरीदी, आपने कोई लोन का पेमेंट कर दिया, तो जितने भी क्रेडिट वर्ड गोज आउट होंगे ना, वो आपके यहाँ होंगे। इस तरीके से पूरे सिस्टम में आपको ये समझ में आएगा कि पैसा जब भी आएगा ना, तो वो इस साइड से आएगा, रिसिप्ट, और जब भी पैसा जाएगा तो इस साइड से जाएगा, यानी पेमेंट्स। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये आपके आइटम है, 99% आइटम आपके यही आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। आप इन आइटम्स को पढ़ के रखें, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इनको पढ़ के रखना है कि यहाँ पे कौन सा आइटम कहाँ आता है। तो इसका फीचर क्या है इस अकाउंट के, एक तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट, ये एक एसेट अकाउंट है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड से है। इसमें कैपिटल रेवेन्यू दोनों आइटम आते हैं, मैंने आपको बता दिया। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, यानी यहाँ प्रायोरिटी कैश की है। अब जैसे यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे, क्योंकि पेड हुए हैं, उससे क्या मतलब वो अगले साल के हैं, लेकिन यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं आएंगे क्योंकि पेड ही नहीं हुए। तो यहाँ मुद्दा कैश का है, कैश आ रहा है या ना जा रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है, ये देखना आपको बस। बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो आपको सबसे यहाँ प्रायोरिटी है कैश की। और नो ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, जो भी आपको आउटस्टैंडिंग दे रखे होते हैं, इनका एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ नहीं दिखाना है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब अपन आ रहे हैं स्पेसिमेन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसकी हेडिंग होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड होता है, डेबिट साइड में सभी एक्सपेंडिचर आते हैं और क्रेडिट साइड में सभी इनकम्स आती हैं, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स। इस थीम पर ये आपका अकाउंट जो है वो आपका चलेगा। इसका जो बेसिस है वो ये, इसका ये P&L जिससे बनता है, जो लास्ट ईयर आपने P&L सीखा था, इसको बोलते हैं, अगर कोई पूछ ले तो इसका एक्रूअल बेसिस होता है। इसका बेसिस एक्रूअल बेसिस होता है। 11th क्लास में आपने दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सीखे थे, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, तो इसका बेसिस जो है वो एक्रूअल होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब चलिए अपन देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें अपनी आती हैं। तो मैंने कहा डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो उससे जितने भी यहाँ रिसिप्ट आती हैं, यहाँ पेमेंट्स आते हैं, जितने भी पेमेंट है वो खर्चे हैं वो यहाँ आएंगे, और जितनी भी रिसिप्ट है वो सब इनकम है, वो आपकी यहाँ आएंगी। इस तरीके से आपका ऑर्डर जो है चलेगा। तो अपन सबसे पहले पेमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से पेमेंट्स आप यहाँ दिखाएंगे। तो सैलरी का जितना भी खर्चा है, उसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना है। इसके अलावा प्रीपेड जो है, क्लोजिंग जो है वो लेस करना है और ओपनिंग जो आपको ऐड करना है। ये कुछ ऑर्डर्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये कैसे क्या चीज़ें होंगी, इन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई इंश्योरेंस का कोई खर्चा है,
ऑडिट का कोई खर्चा है, पोस्टेज, प्रिंटिंग, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम का मतलब मैंने सैलरी बताया था, बैंक चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, स्पोर्ट्स वगैरह। अब ये स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, मेडिसिन, कंज्यूम्ड, ये तीनों चारों वर्ड काफी बार आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, इसके बारे में काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, कन्वेंस ट्रेवलिंग के खर्चे, सन्ड्री खर्चे, रेंट, रेट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं मिलेगा आपको, ये अलग से दिखाना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी मान लो 10,000 की आपने मशीनरी बेची और उसकी वैल्यू 12,000 थी, तो 12 की चीज आपने 10 में बेच दी, तो 2,000 का लॉस आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से सारी रिसिप्ट्स हैं वो जो पेमेंट्स हैं वो सारे एक्सपेंडिचर बनकर आपके जो हैं वो यहाँ आएंगे, तो सारे एक्सपेंडिचर आपको यहाँ दिखाने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो सब आपकी इनकम बन के यहाँ आएंगी, तो ये इनकम लो, ये इनकम दिखा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन से इनकम होंगी आपको, एंट्रेंस फी से, जनरल डोनेशन, ध्यान देना स्पेसिफिक डोनेशन यहाँ नहीं आता, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो पर्टिकुलर टास्क के लिए हो गया, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग बनाने का काम आएगा, तो फिर वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा। तो यहाँ केवल जनरल डोनेशन आते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आते। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, केवल रेवेन्यू इनकम्स यहाँ आएंगी, यहाँ कैपिटल इनकम या कैपिटल पेमेंट्स नहीं आते हैं, है ना, यहाँ केवल रेवेन्यू इनकम आती है। मैं लिख देता हूँ ये बात, यहाँ केवल रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, इस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, यानी परचेज ऑफ एसेट्स एंड सेल ऑफ एसेट्स यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखना, परचेज ऑफ एसेट एंड सेल ऑफ एसेट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो कैपिटल आइटम होते हैं, वो यानी हाँ उसमें कोई प्रॉफिट हुआ हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या कोई लॉस हुआ हो, वो आ सकता है कि 12,000 की एसेट 10,000 में बेची तो 2,000 का लॉस हुआ, वो यहाँ आ सकता है, लेकिन आप यहाँ 10,000 रुपये नहीं दिखा सकते कि 10,000 रुपये बेचने से है, वो नहीं दिखा सकते आप। इसके अलावा न्यूज़पेपर आपने बेचा, आपका कोई हॉल था, जैसे भाटिया भवन, उसका रेंट आपको मिल रहा है, उनको मिल रहा है, भाटिया भवन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लॉकर वहाँ है, कोई रेंट मिल रहा है, डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहे हैं, और कोई छोटी मोटी रिसिप्ट हो रही है, कोई ड्रामा शो कराया, उसकी टिकट्स बेची, उसका आपका रेवेन्यू आ गया, वो सब आपके यहाँ आ गए। ठीक है जी सर, ये सारी रिसिप्ट हो गई। अब रिसिप्ट को आप कंपेयर करोगे एक्सपेंडिचर से, इनकम को, ये इनकम्स हैं, इनकम को कंपेयर करोगे एक्सपेंडिचर से, ये इनकम का टोटल है, ये एक्सपेंडिचर का टोटल है। अब इनको कंपेयर करोगे तो या तो इनकम ज्यादा होगी या तो ये ज्यादा होगा, टोटल ज्यादा बैठेगा, तो फिर ये इसको यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर में, ये कहलाएगा आपका सरप्लस। इस सरप्लस का एक नाम और होता है एक्सेस ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम ज्यादा है तभी तो इस साइड में लिखा है बराबर करने के लिए, ओवर एक्सपेंडिचर, तो इसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट है, पर यहाँ नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, यहाँ उसको सरप्लस बोलते हैं, या फिर बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है कि ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर में फिर यहाँ निकलेगा, उसको बोलेंगे डेफिसिट, यानी सरप्लस और डेफिसिट अपोजिट चीजें हैं। और इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, क्योंकि इस बार एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में या तो सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट, मतलब दोनों में से एक ही होगा, इफ दोनों में से एक ही होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते। तो ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसी से आपके प्रॉफिट निकलते हैं जिसको सरप्लस कहते हैं, और अगर लॉस निकलता है तो आप उसे डेफिसिट कहते हैं। तो देखो इससे आपको ये रिजल्ट्स पता लग गए कि हाँ भाई अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, इसके फीचर्स क्या है वो देख लो, इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, इसका नेचर रेवेन्यू नेचर है, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, यहाँ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, मैंने आपको बता दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। पीरियड क्या होता है, नॉर्मली पूरे अकाउंटिंग पीरियड अपन लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, और यहाँ एडजस्टमेंट भी आपको दिखाने हैं, और यहाँ रेवेन्यू आइटम आते हैं, कैपिटल आइटम में सिर्फ डेप्रिसिएशन आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। इस तरीके से ये चीजें सारी यहाँ अपियर होंगी। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, यहाँ सारी रिसिप्ट्स हैं, यहाँ सारे पेमेंट हैं, और आपको कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ आपको सारी रिसिप्ट्स दे रखी हैं, रिसिप्ट कौन कौन सी है, यहाँ आपको सारे पेमेंट्स दे रखे हैं, और आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट केवल सीखने के लिए। मैंने आपको बताया था जितनी भी रिसिप्ट्स हैं सब इनकम में आएंगी। ठीक है, देखते हैं। बैलेंस बीडी तो ओपनिंग बैलेंस है, ये तो ओपनिंग कैश है, ये तो बैलेंस शीट में आ सकता है, यहाँ तो नहीं आ सकता।
सब्सक्रिप्शन से आपको 24,800 रुपये मिले हैं, वो आपकी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से 2100 रुपये मिले, वो भी आपकी इनकम है। फर्नीचर बेचने से 1400 रुपये मिले, पर ये तो कैपिटल रिसिप्ट हो गई, बेचने से पैसा मिला, ये यहाँ नहीं आ सकता, ये रेवेन्यू इनकम नहीं है। हाँ, बैंक से इंटरेस्ट मिला 900 रुपये, ये आपकी इनकम है। इस तरीके से जितनी भी रिसिप्ट्स हैं हमने उनको इनकम में दिखा दिया। अब हम बात करेंगे पेमेंट्स की। जितने भी पेमेंट हमारे खर्चे हैं वो क्रॉस आपके यहाँ आएंगे। देखते हैं, सैलरी हमारा खर्चा है, आ गया। रेंट हमारा खर्चा है 4200, आ गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 खर्चा है, वो भी आपका यहाँ आ गया। इन्वेस्टमेंट खरीदे, ये नहीं आ सकता, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल पेमेंट है, ये यहाँ नहीं आ सकता, तो बस इतने ही खर्चे आएंगे। अब आप क्या करेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये बड़ा है, उसमें से डेबिट साइड को लेस करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर में यहाँ आपका निकल जाएगा सरप्लस, ये निकलेगा 18,800। इसका दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब हम इसका देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की। जब इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपसे ओपनिंग बैलेंस शीट बनवाएगा, जो भी डेट होगी उस पर। बैलेंस शीट में नया कुछ नहीं है, यहाँ लायबिलिटी आती है, यहाँ एसेट्स आती है, यहाँ इनके अमाउंट आ जाएंगे, उसमें नया कुछ नहीं है। आपको जितनी भी एसेट्स दे रखी हो, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो, एक्रूड इंटरेस्ट हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, कैश इन हैंड हो, कैश एडवांस हो, जितनी भी एसेट्स है वो सारी यहाँ आ जाएंगी आपकी, है ना। ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ वर्ड जो है, इसका मैं मतलब बता दूं, ये वो सब्सक्रिप्शन जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है तो वो आपकी एसेट है। कई जने आउटस्टैंडिंग को देख के कंफ्यूज होते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो यहाँ आते हैं, पर वहाँ यहाँ जो आते हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इनकम नहीं है, जबकि सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो वो ही आपको यहाँ दिखानी है। बाकी एक्रूड इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, वो भी यहाँ आएगा आपका। इसके अलावा एडवांस आपने कोई पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट है, और एडवांस आपको मिल गया है तो वो आपकी लायबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी में आएगा। एडवांस किसी को दे दिया है तो वो एसेट है, एडवांस किसी से ले लिया है तो फिर वो लायबिलिटी है। और बैलेंसिंग फिगर में आपका जो आ जाएगा वो आएगा कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर में आपका आएगा कैपिटल फंड। ध्यान देना, इस चैप्टर में इसको कैपिटल नहीं कहते, किसी एक जने का पैसा नहीं है ना, काफी जनों के कंट्रीब्यूशन से एनपीओ चलता है, तो बैलेंसिंग फिगर में जो यहाँ वर्ड निकलेगा ना उसको आप कहते हैं कैपिटल फंड। ये बात याद रखने की है। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का बेसिक टास्क है ना वो यही है कि इससे आपको कैपिटल फंड पता लग जाता है। ये बेसिकली वर्किंग नोट में बनेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट, सारी एसेट लिखो, लायबिलिटी लिखो, बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल जाएगा, कैपिटल फंड। ये आपका ओपनिंग कैपिटल फंड कहलाएगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट से आया है। अब हम देख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बताएंगे, यहाँ सारी फिक्स एसेट्स आ जाएंगी आपकी, सारी एसेट्स इसी साइड आएंगी, सारी लायबिलिटी आपकी इस साइड आएंगी। एसेट्स यहाँ आएगी तो जो ओपनिंग बैलेंस है, मान लेते हैं फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस था आपका 10,000 रुपये, आपने साल भर में 2,000 की और परचेज कर ली तो वह ऐड हो जाएगी, तो हो गई 12,000 रुपये, ये हो गई 12,000 रुपये। फिर इस पे डेप्रिसिएशन लग गया 3,000 का, तो 3,000 का डेप्रिसिएशन लेस कर देना, ये लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, और वैल्यू बची 9,000 रुपये, वो आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरह से कोई भी एसेट्स होगी ना उसका तरीका यही रहेगा, ओपनिंग प्लस एडिशन यानी परचेज माइनस डेप्रिसिएशन अगर कोई लग जाए तो लेस कर देना, और नेट फिगर बाहर लिख देना। इसके अलावा एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कोई स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट भी आ जाएंगे, वो आएंगे तब देखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एक्रूड इंटरेस्ट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, और क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है, इससे आपकी एसेट्स का टोटल आप यहाँ निकाल लेंगे। अब यहाँ और क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका कैपिटल फंड, जो आपने कहाँ निकाला है, यहाँ ये वाला कैपिटल फंड जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में निकाला है वो आपका यहाँ आएगा, ये कैपिटल फंड यहाँ आएगा, है ना। उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप लिख देंगे। उसके बाद जितना भी आपने सरप्लस कमाया तो उसको ऐड कर देना, और अगर डेफिसिट हो तो लेस कर देना। सरप्लस डेफिसिट कहाँ, जो आपने यहाँ कमाए थे, आप फॉर्मेट में देख सकते हैं, सरप्लस आपने यहाँ कमाया था, ये रहा सरप्लस, ये सरप्लस है बैलेंसिंग फिगर में। ये अगर सरप्लस निकले तो ऐड कर देना, और अगर डेफिसिट निकले तो वो लेस कर देना। तो ये फॉर्मेट आपको यहाँ भी, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या करना है, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक फंड हो, स्पेसिफिक फंड के कुछ एग्जांपल है, बिल्डिंग फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, वो सब आपके यहाँ आएंगे, उनका ओपनिंग बैलेंस लिख लेना। और कोई डोनेशन मिले उनको भी यहाँ लिख लेना, कोई खर्चे उनमें से कर दिए तो वो लेस कर देना, कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो वो भी आपकी लायबिलिटी है,
कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस हैं, वो सब ही आएंगे। और बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल जो है वो फिर आपका इक्वल आना चाहिए। ये टोटल और ये टोटल ये आपका इक्वल आना चाहिए। अगर ये टोटल आपका इक्वल आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 100% सही है। देखिए कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे कि ये आपका डोनेशन, ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस है किसी भी फंड का, जो टूर्नामेंट प्राइज बिल्डिंग फंड और प्राइज फंड मैच फंड वगैरह होंगे, इनके लिए कुछ क्वेश्चन अलग से मैं डिस्कस करूंगा, उससे आपको पता लगेगा कि इनकी अकाउंटिंग कैसी होती है ना। और इसी तरीके से आपके कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह के क्वेश्चन होंगे वो अलग से होंगे, जिनसे कि आपको उनकी नॉलेज जो है वो अलग से मिल जाए। ऐसे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह के क्वेश्चन जो है वो भी अलग से होंगे। तो ये सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी दो दो तीन तीन क्वेश्चन करोगे ना तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से होती हैं। तो आज अपन ने जो है बेसिकली इनके सारे फॉर्मेट डिस्कस किए हैं, ये फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए, और अगर आप लिख लेंगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये मोबाइल ऐप में आपके लगे हुए रहेंगे, आप वहाँ से उसको ईजिली कॉपी डाउन कर सकते हैं।